हेलो, वेलकम, नमस्कार सभी साथियों को। आप सभी के काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए कि हो सके तो ईवीएस का भी सॉल्यूशन करा दें आज ही। तो साथियों, ईवीएस का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। 30 प्रश्न हैं। 30 प्रश्न में ईवीएस में क्या है, 2-3 प्रश्नों में देखो परिभाषाओं से संबंधित जो चीज़ें हैं तो वो मिली नहीं हैं, तो फिर उन पे ठीक है वो प्रश्न आएंगे तो उस पर बात कर लेंगे। बाकी 28 प्रश्न आपको बिल्कुल सटीक आंसर बताने वाला हूँ। बिल्कुल भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। 28 प्रश्नों के सटीक आंसर बताऊंगा साथियों, ठीक है। 1-2 प्रश्न में थोड़ा डाउट है तो उसके लिए मैं आपको बोल दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। खंड 5 है। इसके पहले मैंने साइकोलॉजी का दोनों लेवल का डाल दिया है, हिंदी का दोनों लेवल का डाल दिया है, लैंग्वेज फर्स्ट लेवल 1, लैंग्वेज फर्स्ट लेवल 2, साइकोलॉजी लेवल 1 लेवल 2, ठीक है। 4 पेपर अभी तक इस सीरीज के डाल चुका हूँ साथियों। तो चलिए एक प्रश्न संख्या यहाँ 121 से चालू होगा। ये देखिएगा 121वां प्रश्न। परिवार के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन पूछ रहा है। गांव में अधिकांश परिवार संयुक्त रूप से रहते हैं। संयुक्त परिवार में रहने के कारण बच्चे पारिवारिक रिश्तों को जानते हैं। परिवार में प्रत्येक व्यक्ति की रुचि एवं पसंद समान होती है और व्यक्ति अपनी विशेषताओं के आधार पर कार्य कर घर में आर्थिक सहयोग भी करते हैं। तो देखो, एक जो परिवार होता है, गाँव में बात करें तो अधिकांश परिवार संयुक्त रूप में ही रहेंगे, जिसमें उनके दादा दादी वगैरह सब रहें। संयुक्त परिवार में रहने के कारण बच्चे पारिवारिक रिश्तों को भी जानते हैं, लेकिन तीसरा विकल्प यहाँ गलत है। सभी की रुचि एवं पसंद समान होती है, गलत है ये। सभी की समान थोड़ी होती है साथियों, अलग अलग हो सकती है रुचियाँ, तो इसलिए तीसरा विकल्प इसमें सही माना जाएगा। प्रश्न 122 था इसमें। निम्न में से किस मादक पदार्थ के सेवन से वसी यकृत रोग होता है? तंबाकू, अफीम, चरस, मदिरा। तो देखिएगा यहाँ पर वसी यकृत रोग, फैटी लीवर डिजीज़ की बात की जा रही है। लीवर का संबंध साथियों मदिरा से, वाइन से होता है, शराब से होता है। तो फिर शराब से ही वसा से संबंधित मतलब जो लीवर से संबंधित जो रोग है वो होता है। विकल्प नंबर आपका 3 सही है इसमें भी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 123। देखो, एक आध प्रश्न में अगर डाउट होता है कमेंट कर सकते हो। हिंदी का जो लेवल 1 का पेपर था तो उसमें जो 35वां प्रश्न था उसमें डी राइट है, मैंने कमेंट कर दिया है साथियों, ठीक है। बाकी जो प्रश्न है वो तो 1-2 प्रश्न में और इधर उधर होगा, तो वो फाइनल आंसर की में देख लेंगे अपन। बिल्कुल फाइनल आंसर की आते ही जो 120 प्रश्न या जितने भी प्रश्न मैं करा रहा हूँ 150-200 लेवल 1-2 दोनों को मिला के, तो 5-10 क्वेश्चन में जो भी तो साथियों प्रश्न 123 क्या है? जानता हूँ तंतु का उदाहरण। देखिए, एनिमल फाइबर की बात की जा रही है, तो रुई, नायलॉन, पटसन, ये एनिमल फाइबर में नहीं आता है। एनिमल फाइबर में क्या आता है? ऊन आता है साथियों। ऊन हम भेड़ों से प्राप्त करते हैं, तो फिर जंतु है ना भेड़, इसलिए तीसरा विकल्प इसमें भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 124 पे आते हैं। भारत में स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ किया गया है। ये क्वेश्चन इन्होंने जब अप्रैल में एग्ज़ाम लिया था तब भी दिया था साथियों। 2 अक्टूबर 2014 इसका राइट आंसर है। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ किया गया था, ठीक है, गांधी जयंती के दिन। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न 124 में, ठीक है। बाकी के विकल्प यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 125। तो चलिए 125वें प्रश्न पे। राजस्थान में रत्न व आभूषण उद्योग का प्रमुख केंद्र है? कोटा, प्रतापगढ़, जयपुर और भिवाड़ी। साथियों, राजस्थान में रत्न और आभूषण उद्योग का प्रमुख केंद्र पूछा है तो भाई सभी को पता होगा, ज़्यादातर जो रत्न हैं, आभूषण हैं, इसके लिए राजस्थान का जयपुर प्रसिद्ध है साथियों। विकल्प आपका 2 सही है प्रश्न संख्या 125 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 126। सोने व चांदी के आभूषणों की गुणवत्ता हेतु निर्धारित मानक चिन्ह है? एग मार्क, ISI मार्क, हॉल मार्क, FPO मार्क। देखिएगा, सोने और चांदी के जो आभूषण हैं इनकी गुणवत्ता ISI, एग मार्क इनसे नहीं बल्कि हॉल मार्क से नापी जाती है। विकल्प नंबर आपका 2 इसमें सही माना जाएगा 126 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 127। पंचायती राज व्यवस्था की सर्वोच्च इकाई है? ग्राम सभा, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जिला परिषद। देखिए, पंचायती राज में त्रिस्तरीय व्यवस्था होती है। सबसे छोटे स्तर पे ग्राम पंचायत होती है, उसके बाद में आपके ग्राम पंचायत के बाद में पंचायत समिति होती है और उसके बाद में आपके जिला परिषद होता है। तो विकल्प नंबर आपका जो 4 है डी वाला, ये सर्वोच्च इकाई के अंतर्गत आएगा पंचायती राज व्यवस्था में। तो डी वाला विकल्प आपके प्रश्न 127 में सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 128 पर। 128वां प्रश्न। महावीर स्वामी की जयंती मनाई जाती है? वैशाख पूर्णिमा को, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को,
भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी और चैत्र कृष्ण त्रयोदशी। देखिएगा, महावीर स्वामी की जयंती की बात करें तो साथियों ये चैत्र के माह में मनाई जाती है। ये दोनों विकल्प तो गलत हो गए, लेकिन चैत्र के माह में भी शुक्ल त्रयोदशी को मनाई जाती है, कृष्ण त्रयोदशी को नहीं। विकल्प नंबर आपका जो बी वाला है दूसरा, इसमें सही रहेगा 128 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 129। मेवाड़ में हरियाली अमावस्या के अवसर पर बनाया जाने वाला विशेष पकवान है लापसी, बालूशाही, मालपुआ और पंचदारी लड्डू। देखिएगा, मेवाड़ में हरियाली अमावस्या के अवसर पर जो विशेष पकवान बनाते हैं उसके अंतर्गत नाम आता है मालपुआ का। विकल्प नंबर 2 मतलब बी वाला इसमें सही माना जाएगा साथियों, कोई डाउट नहीं है इसमें भी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 130। अभी तक जितने भी प्रश्न बताए हैं एक में भी डाउट नहीं है, ठीक है। फाइनल यही रहेंगे 101%। अगर फिर भी गलत मान लेते हैं तो वो उनके ऊपर है, बाकी 100% राइट है ये तो, है ना। जयपुर शहर को किस बंगाली वास्तुविद के निर्देशन में बनाया गया है? रामनाथ, गोपालनाथ, सारंगधर और विद्याधर। तो साथियों जयपुर शहर का जो वास्तुकार था वो था विद्याधर। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न 130 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 131। त्रिनेत्र गणेश मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़, रणथंभौर। तो देखो, रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है साथियों, इसलिए इसमें तो याद हो गई ही सही आपको। चौथा विकल्प आपके 131वें प्रश्न में सही रहेगा। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 132 पे। तो ये जो चिन्ह है निम्नांकित यातायात संकेत का अर्थ है? चौराहा, प्रवेश निषेध, प्रतिबंधित वाहन पार्किंग और सड़क बंद है। देखिए, इस स्थिति में हम क्या करते हैं कि भाई ये क्रॉस का निशान लग रहा है तो हम क्या सोचते हैं कि भाई सड़क बंद है। ये आपका आंसर नहीं है। प्रतिबंधित वाहन पार्किंग भी नहीं है, अगर कोई इसको बताता है तो गलत है। प्रवेश निषेध का अलग होता है साथियों, ये चौराहा का संकेत है। विकल्प नंबर आपका 1 इसमें सही रहेगा, क्योंकि इसका मतलब क्या है, एक रास्ता इधर जा रहा है एक रास्ता इधर जा रहा है, तो ये तो चौराहा होता है साथियों। विकल्प नंबर आपका 1 सही है। जिसने अच्छे से पढ़ रखा है उसको मेरे हिसाब से ये कठिन क्वेश्चन नहीं लगा होगा, इजी क्वेश्चन था, बट थोड़ा समझना आता है ना। क्रॉस का निशान देखते ही सड़क बंदे लगा दिया कई लोगों ने प्रतिबंधित वाहन पार्किंग लगा दिया, प्रवेश निषेध लगा दिया, गलत है। चौराहा इसका सही आंसर है साथियों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 133 पर। कड़वे स्वाद के अनुभव हेतु स्वाद कलिकाएं जीभ के कौन से भाग में पाई जाती है? अग्रभाग में, पार्श्व भाग में, फिर पश्च भाग में और जीभ की नोक में। तो भाई जीभ की नोक में तो नहीं पाई जाती है। यहाँ पर कड़वे स्वाद की बात की जा रही है साथियों। अग्रभाग तो हमारा मीठे स्वाद के लिए होता है और पश्च भाग कड़वे स्वाद के लिए होता है। विकल्प नंबर आपका जो 2 है यही आपका सही आंसर है, पश्च भाग वाला बैक पार्ट है, ठीक है। कौन सा विकल्प सही है आपके इस क्वेश्चन में? दूसरा विकल्प सही है साथियों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 134 पर। देखिएगा, 134वां क्वेश्चन है, मानव भोजन में प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है? अनाज, सब्जियां, दालें और शर्करा। साथियों इसमें जो राइट आंसर है, दालें सबसे इम्पोर्टेंट होती है। किसके लिए? प्रोटीन के लिए, क्योंकि प्रोटीन सबसे ज़्यादा दालों से ही मिलता है, इसलिए आपके यहाँ पर जो दूसरा विकल्प है प्रश्न नंबर 134 में वही सही आंसर रहेगा साथियों, दूसरा विकल्प बी वाला, है ना। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 135 को देखेंगे। तो चलिए 135वें प्रश्न की ओर। 135वां प्रश्न है, डेंगू व मलेरिया रोग क्रमशः फैलाते हैं? मादा एनोफ्लिज व नर एनोफ्लिज, नर एनोफ्लिज व एडिज, एडिज व मादा एनोफ्लिज, एडिज व नर एनोफ्लिज। तो भैया मलेरिया तो मादा एनोफ्लिज फैलाती है, तो मलेरिया बाद में है, तो मलेरिया मादा एनोफ्लिज, ठीक है। और डेंगू का वाहक होता है एडिज, तो सी वाला जो विकल्प है ये यहाँ पर सही हो जाएगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न नंबर 136 देखेंगे। 136वां क्वेश्चन है, कोशिका के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कोशिका जीव की रचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। कोशिका में जीवों के आनुवंशिक गुण निहित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो वैसे साथियों यहाँ पहला विकल्प तीसरा विकल्प तो बिल्कुल क्लियर है कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? कोशिका का शक्ति गृह होता है और कोशिका सजीव की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी है। अब बी या डी दोनों में से एक आपका आंसर रहेगा। अब कोशिका में जीवों के आनुवंशिक गुण निहित होते हैं, तो कोशिकाओं में साथियों गुणसूत्र पाए जाते हैं, गुणसूत्र में आनुवंशिक गुण होते हैं, तो फिर इस प्रकार यहाँ पर दूसरा भी सही हो जाता है। अब डी वाला विकल्प यहाँ सही रहेगा इस क्वेश्चन में वैसे तो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि रीट का जो पेपर होता है उसमें कभी भी इनमें से कोई नहीं वाला जो विकल्प है, इनमें से कोई नहीं, लगभग यूँ मानो 99% वो गलत होता है। ये विकल्प तो होता ही नहीं है, लेकिन हालांकि हिंदी में भी इन्होंने ऐसा एक क्वेश्चन दिया था, उसमें भी इनमें से कोई नहीं करना पड़ा,
क्योंकि ऑप्शन ही ऐसे थे और यहाँ पर भी ऐसा ही है, तो डी वाला विकल्प यहाँ सही मान लिया जाएगा। बट मैं कहता हूँ कि रीट के एग्जाम में अगर इनमें से कोई नहीं विकल्प है तो उसको तो एक तरफ ही रख दो, उस पर तो ध्यान ही मत दो आप, है ना, क्योंकि ऐसा ही होता है, चाहे तो कोई सा भी पेपर आप चेक कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 137। देखो प्रश्न नंबर 137 है, लोक देवता, लोक देवी, संत आदि के नाम से संरक्षित भूमि को कहा जाता है? गोचर, ओरण, चारागाह है और इनमें से सभी। तो संरक्षित भूमि है तो उसको चारागाह तो कहेंगे नहीं, गोचर भी नहीं कहा जाता है, साथियों उसको ओरण के नाम से जाना जाता है। सी वाला विकल्प 137 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 138 को देखेंगे। तो 138वां प्रश्न है, ये देखिएगा प्रश्न नंबर 138 को, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये देखिए, अत्यधिक वर्षा व उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन, आर्द्र पतझड़ी वन और अल्पाइन। तो देखिएगा, जहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है और उच्च तापमान होता है, इस क्षेत्रों में साथियों उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। विकल्प आपका एक सही है प्रश्न नंबर 138 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 139 को देखेंगे। तो 139वां क्वेश्चन है, जल वाष्प का पानी में बदलना कहलाता है? वाष्पीकरण, क्वथन, संघनन और उदर्वपातन। देखिएगा, जल वाष्प का पानी में, मतलब जल वाष्प किस में बदल रही है? पानी में बदल रही है साथियों। तो भाई वाष्पीकरण में तो पानी वाष्प में बदलता है, ये आंसर नहीं है। जल वाष्प का पानी में बदलना संघनन कहलाता है। विकल्प आपका 2 सही है 139 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 140 पे आते हैं। फतेह सागर झील स्थित है उदयपुर में, अजमेर में, अलवर में और पुष्कर में। तो साथियों फतेह सागर जो झील है बहुत ही प्रसिद्ध झील इसको मानी जाती है और ये राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। विकल्प नंबर आपका जो ए वाला है यही सही आंसर है 140 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 141, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है? मंगल, बृहस्पति, बुध और शुक्र। कई बार क्वेश्चन को करा चुका हूँ। सबसे निकट ग्रह कौन सा है साथियों? बुध ग्रह है, जिसकी वजह से इसका तापमान, वहाँ का जो वायुमंडल है वो भी लगभग नष्ट हो चुका है बुध ग्रह का, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पास है सूर्य के। तो दूसरा विकल्प 141 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 142 पे आते हैं। तो 142वां क्वेश्चन है आपके, उत्तरी अमेरिका के अलास्का के माउंट मैकिनले को फतेह करने वाली प्रथम भारतीय महिला है? संतोष यादव, संगीता बहन, प्रेमलता अग्रवाल और बछेंद्री पाल। तो साथियों देखिए प्रश्न नंबर 142 है, उत्तरी अमेरिका के अलास्का के माउंट मैकिनले को फतेह करने वाली प्रथम भारतीय महिला है? संतोष यादव, संगीता बहन, प्रेमलता अग्रवाल और बछेंद्री पाल। साथियों देखिए, उत्तरी अमेरिका के अलास्का के माउंट मैकिनले को फतेह करने वाली जो प्रथम भारतीय महिला है वो थी प्रेमलता अग्रवाल। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न 142 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 143। तो भाई एक प्रश्न तो ये है जिस पे डाउट है क्योंकि आंसर मिला ही नहीं। पर्यावरण अध्ययन मनुष्य व उसके संपूर्ण वातावरण के बीच होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन है, यह कथन है? जेम्स हेमिंग, डॉक्टर दवे, एनसीएफ 2005 और एनसीईआरटी। तो साथियों वैसे फिर भी मिला तो नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है। बाकी जो इसके पहले जितने भी है सारे ऑथेंटिक आंसर बताए मैंने, लेकिन इस क्वेश्चन में साथियों आंसर की किया जहाँ तक मेरे सोर्स है तो जानकारी नहीं हो पाई इस क्वेश्चन की। फिर भी डॉक्टर दवे इसका राइट आंसर होना चाहिए साथियों, ठीक है, दूसरा विकल्प होना चाहिए। इस क्वेश्चन के लिए विशेष रूप से कमेंट करिएगा कि इसमें डॉक्टर दवे ही है या फिर एनसीईआरटी एनसीएफ। तो मेरे हिसाब से नहीं होगा, या तो जेम्स हेमिंग होगा या डॉक्टर दवे, लेकिन मैं डॉक्टर दवे पे जाता हूँ। कुछ जो 1-2 जगह से जानकारियाँ मिली तो उसमें डॉक्टर दवे बता रखा था, तो फिर भी आप इसके लिए ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे 144। साथियों एक ये प्रश्न है जिस पे डाउट है। डाउट क्यों है? क्योंकि अक्टूबर 1975 में बेलग्रेड में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ जिसमें पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए गए। निम्नलिखित में से ये उद्देश्य कौन कौन से हैं? जागरूकता, ज्ञान कुशलता व संभागिकता, ज्ञान अभिवृत्ति, कौशल कुशलता, ज्ञान जागरूकता, कुशलता अभिवृत्ति और विश्लेषण। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में देखो भाई जागरूकता और ज्ञान से तो ज़्यादा बताया गया है, ये तो गलत है। ज्ञान कुशलता व संभागिकता नहीं है साथियों, ये भी गलत है। तो या तो इसमें तीसरा विकल्प है या चौथा, लेकिन आपको हो सकता है चौथा विकल्प सही आपने किया हो, लग भी चौथा ही रहा हो, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें तीसरा विकल्प सही है साथियों। क्यों? क्योंकि भाई ज्ञान अभिवृत्ति, कौशल कुशलता इन चीज़ों के बारे में तो बताया गया था, लेकिन साथियों इसमें एक शब्द आ रहा है ज्ञान जागरूकता, एक तो जागरूकता शब्द आ रहा है और एक शब्द आ रहा है विश्लेषण। विश्लेषण शब्द मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए, क्योंकि उद्देश्य निर्धारित क्या किए गए, विश्लेषण करना, ये नहीं हुआ होगा शायद। मतलब
एक दो क्वेश्चन है ये जिनमें डाउट है, बाकी किसी भी प्रश्न में कोई डाउट नहीं है। तो इस क्वेश्चन के लिए भी आप कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 145, उत्तम परीक्षण की तकनीकी कसौटी है मितव्ययिता, बोधगम्यता, प्रशासन में सरल और व्यापकता। देखिएगा साथियों, मैंने अगर किसी ने मेरे नंबर सेव कर रखे हैं और मैंने अगर उसको मेरा स्टेटस दिखता है तो भाई मैंने इस क्वेश्चन के लिए एक फ़ोटो लगा रखा है व्हाट्सअप स्टेटस पे कि रीट परीक्षा के लिए वेरी स्पेशल। तो साथियों, उत्तम परीक्षण की दो प्रकार की कसौटियाँ होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक तो होती है तकनीकी कसौटी और एक होती है व्यावहारिक कसौटी। अब व्यावहारिक कसौटी में क्या क्या आ जाता है? मितव्ययिता, बोधगम्यता, व्यापकता, तीनों व्यावहारिक कसौटियों में आता है। कोई भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं बता रहा है, मैं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्रशासन में सरल होगा साथियों। मतलब जब आप उसका अंकन वगैरह करते हो तो वो सरल हो, मतलब वस्तुनिष्ठ तरीका एक तरह से इसको बोल सकते हो। दूसरा विकल्प 101% इसमें सही माना जाएगा, चाहे आंसर क्या है तो उसमें आप देख सकते हो। ठीक है, वीडियो यही है, डिलीट नहीं करने वाला हूँ। आंसर की में फाइनल आंसर की में देख सकते हो, इसका आंसर दूसरा ही माना जाएगा, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से ये पता है कि मितव्ययिता, बोधगम्यता, व्यापकता तीनों व्यावहारिक कसौटी है। तो फिर तकनीकी एक ही बची, दूसरा विकल्प नहीं, तो फिर ये क्वेश्चन ही डिलीट होएगा। या तो ये क्वेश्चन डिलीट होगा या फिर इस क्वेश्चन में बी वाला विकल्प माना जाएगा साथियों। ठीक है, तो बी वाला विकल्प इसमें सही है 145वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 146 पे आते हैं। किस अधिगम सिद्धांत के अनुसार शिक्षक अपने विषय को भली भांति स्पष्ट करने के लिए दूसरे विषय के ज्ञान का प्रासंगिक रूप से उपयोग करता है ताकि बच्चों को विषय वस्तु पूर्णतः ग्राह्य हो सके? आवृत्ति का सिद्धांत, समवाय का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत। देखिए, अधिगम का वह सिद्धांत जिसमें शिक्षक क्या कर रहा है, अपने विषय को भली भांति स्पष्ट करने के लिए, मतलब खुद जो बच्चों को पढ़ा रहा है उसको अच्छी तरह से स्पष्ट करने के लिए दूसरे विषय के ज्ञान का प्रासंगिक रूप से उपयोग कर रहा है। मतलब पढ़ा तो जैसे मान लीजिए अपन हिंदी रहे, लेकिन दूसरे विषय संस्कृत, इंग्लिश, इनके ज्ञान का भी अपन उपयोग कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पर वो क्या हुआ, समवाय का सिद्धांत हुआ। समवाय मतलब समन्वित करके अलग अलग विषय को। विकल्प नंबर आपका 3 सही रहेगा इसमें 101%। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 147 साथियों, 147वां प्रश्न है, निम्न में से खेल विधि का प्रकार नहीं है? डाल्टन, रोल प्लेइंग, प्लेवे और किंडरगार्टन। तो इसमें भी मुझे पता है, जिसने भी इसमें आंसर बताया होगा डाल्टन विधि बता दिया होगा, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि डाल्टन विधि खेल पर आधारित विधि है, प्ले विधि खेल पर आधारित है, किंडरगार्टन खेल पर आधारित है। जो साथियों रोल प्लेइंग विधि है, रोल प्लेइंग का मतलब क्या होता है, ये प्लेइंग शब्द आते ही सबने इस पे तो किसी का ध्यान ही नहीं गया। प्लेइंग का मतलब साथियों यहाँ पर भूमिका से लिया जाता है। भूमिका, रोल भूमिका निर्वाह है। रोल प्लेइंग मेथड का मतलब होता है भूमिका निर्वाह विधि। तो साथियों, जो भूमिका निर्वाह विधि है ये खेल विधि में नहीं आती है। सी वाला विकल्प 100% सही माना जाएगा। अगर कोई डाल्टन बता रहा है या आपने डाल्टन किया है तो फिर वो आपका आंसर गलत है साथियों। इसमें 101% सी ही माना जाएगा 147 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 148, निम्नलिखित में से किस शिक्षा शास्त्री ने प्रोजेक्ट विधि का वर्गीकरण दिया? स्टीवेंसन, जॉन ड्यूई, किलपेट्रिक, थॉर्नडाइक। तो साथियों, वह शिक्षा शास्त्री जिसके द्वारा प्रोजेक्ट विधि का वर्गीकरण दिया गया था उसका नाम क्या था? किलपेट्रिक था साथियों। जॉन ड्यूई ने तो क्या प्रोजेक्ट विधि का वर्गीकरण नहीं दिया था, प्रोजेक्ट विधि की विचारधारा उत्पन्न इनके माध्यम से हुई थी, क्योंकि इन्होंने करके सीखना बताया था, जो कि प्रयोजनवादी विचारधारा होती है। और प्रयोजनवादी विचारधारा से ही प्रयोजना विधि का निर्माण हुआ, लेकिन किसने? किलपेट्रिक ने किया है। बी वाला विकल्प 148 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 149, पर्यावरण विषय के अंतर्गत कौन कौन से क्रियाकलाप कराए जाते हैं? शैक्षिक क्रियाकलाप, शैक्षिक सह शैक्षिक व पाठ्येतर क्रियाकलाप, शैक्षिक सह शैक्षिक क्रियाकलाप और कोई नहीं। तो मैंने क्या कहा था, रीट के एग्जाम में कोई नहीं को तो आप हटा देना, मेरी गारंटी अगर वो विकल्प आपका आंसर हो ही नहीं सकता। डी वाला हटा देते हैं इसको। हालांकि इन्होंने माने हैं, ये इनके ऊपर निर्भर है, लेकिन रीट में ऐसा नहीं, एक बार भी नहीं माना गया है साथियों। अगर मान ले आपको बिल्कुल साफ ही नजर आ रहा है कि भाई 3 तो बिल्कुल सही है, तो फिर ही इनमें से कोई नहीं करना, जब बिल्कुल कंफर्म हो, नहीं तो उसको हटा देना आप एक तरफ, कंफर्म नहीं हो तो शैक्षिक के अलावा सह शैक्षिक भी किया जाता है और सह शैक्षिक के साथ पाठ्येतर क्रियाकलाप भी किए जाते हैं। तो इसलिए सी सबसे बेटर विकल्प रहेगा 149 में। अब अंतिम और 150वां क्वेश्चन। लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों। फुल फॉर्म ऑफ ICT मतलब ICT का पूरा नाम क्या है? तो ICT का जो पूरा नाम है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, अर्थात सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इसका पूरा नाम है साथियों। विकल्प आपका एक सही है 150वें प्रश्न में। देखो, लगभग बहुत सारे पेपर मैंने कलाम वालों के हल करा दिए हैं। और कितने प्रश्न हल कराए मैंने? साइकोलॉजी के 30 लेवल 1 के, 30 लेवल 2 के साइकोलॉजी के,
30 हिंदी के लेवल 1 के, 30 लेवल 2 के हिंदी के और 30 पर्यावरण के। तो लगभग कलाम वालों के 150 प्रश्न हल करा चुका हूँ, जिसमें से 5-7 प्रश्नों में अगर कोई त्रुटियां हैं तो फाइनल आंसर की जब आएगी तो उससे और क्लियर करके कि भाई उन्होंने क्या मान रखा है, क्या उनका आधार है, सभी चीज़ें देख करके और उसमें संशोधन कर दिया जाएगा साथियों। ठीक है, नो टेंशन रहिएगा, लेकिन बस चैनल से जुड़ के रहिएगा ताकि आप कोई भी अपडेट मिस नहीं करें। ठीक, तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।